प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जैसा कि शुक्रवार है और आप लोगों के बीच से ही चयनित की गई कुंडली, नाम है इनका शक्तिपाल सिंह, इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। आज सुबह जब हमने इनसे बात करी तो इनकी माताजी से मेरी बात हुई। अच्छा लगा बात करके और बहुत अच्छा लगा, और साथ ही साथ ये भी पता चला कि लोग अपने रोज़गार को लेकर के कितना परेशान हैं। मतलब उनके अंदर जो एक स्थिति है रोज़गार को लेकर के, ये श्रीमान प्रोफेसर बनने के लिए प्रयासरत हैं। आइए देखते हैं इनकी कुंडली में योग कैसा है, ग्रह स्थितियाँ कैसी हैं, पंचांग कितना सटीक है और कितना सहयोगी सिद्ध हो रहा है। आपके द्वारा किया गया प्रत्येक मेहनत आपके पास ही तो आता है, वो जाएगा कहाँ? क्योंकि रस्सी और पतंग चाहे कितनी दूर ढील छोड़ दीजिए, वो कभी न कभी अपने उसी सिरे पे आता है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बिना किसी रुकावट के पंचांग पढ़ देता हूं। विक्रम संवत 2048, शक संवत 1914, जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम पार्थिव संवत्सर है। अब आपको बता देता हूं पंचांग का प्रभाव व्यक्ति को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। हालांकि इसका प्रभाव कुंडली पे भी निर्भर करता है। अगर पंचांग कुछ अच्छा बन रहा है और कुंडली उसको सपोर्ट कर रही है तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले पार्थिव संवत्सर में जन्मे लोग धर्मी होते हैं, धार्मिक कला के जानकार होते हैं, धर्म को मानने वाले, विधर्मी नहीं होते हैं, और साथ ही साथ सबसे जो बड़ी बात है कि अंधविश्वासी भी नहीं होते हैं। तार्किक होकर के किसी भी चीज़ को समझते हैं। थोड़ा भोलापन इनका सामने से दिख जाता है, भोले स्वभाव के होते हैं, और बचपना थोड़ा सा ज़्यादा होता है। स्वभावतः बच्चा बचपना ज़्यादा होता है। ये पार्थिव संवत्सर का प्रभाव है। आगे बढ़ने पे पता चलता है तो इनका जन्म जो हुआ है वो दक्षिणायन में हुआ है, तो हर एक काम में थोड़ा सा विलंब जरूर होता होगा। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति कमजोर हो जाए तो आत्मविश्वास को भी कमजोर कर देता है। तो दक्षिणायन में कभी कभी नेत्रों की परेशानी, कभी कभी जो है व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की परेशानी, कभी कभी माता के साथ और पिता के साथ संबंधों में कमजोरी दे देता है, या तटस्थता का भाव आ जाता है, या विवाह होने के बाद स्थिति बदल जाती है। ये बात भी दिखने में बनता है। आत्मविश्वास कई बार अपने आप पे प्रश्न चिन्ह लगाता है, ये भी जरूरी हो जाता है कई बार। और काम में तो लेट लतीफ़ी का शिकार व्यक्ति आए दिन होते रहता है। सूर्य दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों में बली होते हैं, लेकिन प्रभाव उनका अत्यधिक उत्तरायण में होता है। दक्षिणायन में हमारा ग्रंथ ये कहता है कि दक्षिणायन में जन्मे लोगों के प्रभाव में या कुंडली में, पंचांग में सूर्य का प्रभाव थोड़ा कम जाता है। उत्तरायण में वो प्रभाव से युक्त होते हैं। और दक्षिणायन में भी अगर वक्त की बात करें, जो समय, जो जातक का जन्म का समय है, अगर वो दोपहर का हो तो श्रेष्ठ है। अगर सूर्य उदित हुए हो और उस समय का है तो थोड़ा कमजोर, क्योंकि सूर्य जो है वो चरम पे नहीं होते हैं। तो ये स्थितियां देख लेनी चाहिए। उसके बाद दक्षिणायन के बाद आगे बढ़ते हैं तो आषाढ़ मास में इनका जन्म हुआ है। ये माह जन्म के आधार पर बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। व्यक्ति गुणी होता है, गुण संपन्न होता है, धार्मिक होता है, सदाचरण करने वाला होता है, कभी भी किसी का अनादर नहीं करता है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का आदर करता है, शिक्षा को और शिक्षा के मार्ग पर जाने वाला होता है, गुरुता का भाव रखने वाला होता है, थोड़े थुलथुले शरीर का भी होता है। आषाढ़ मास, वर्षा ऋतु, विचार नित्य प्रतिदिन बदलते रहते हैं और कई बार दिमाग इतनी ज्यादा विकसित हो जाती है कि तुरंत ही किसी चीज का तोड़ निकाल लेता है। व्यक्ति थोड़ा स्थूल तो होता है। और बात बता दूं तो वर्षा ऋतु में जन्मे लोगों का अंतर्मन थोड़ा भटकने वाला होता है। कंसंट्रेशन बना करके अगर काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिल ही जाती है। अगर मन को निग्रहित कर लिया तो मन को और मन के भटकाव को जरूरी है रोकना। ये आषाढ़ मास और वर्षा ऋतु। आगे बढ़ने पे पक्ष की बात करते हैं तो शुक्ल पक्ष में इनका जन्म हुआ है। व्यक्ति की मति बुद्धि स्थिर है। शुक्ल पक्ष में जन्मे लोग सुंदर होते हैं, अच्छी मानसिकता के होते हैं, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ मति बुद्धि को रखने वाले होते हैं। धर्मांध तो नहीं होते, लेकिन हाँ, कलुषित विचारों से प्रेषित भी नहीं होते हैं। समाज में और लोगों से इनका पहचान जो होता है वो श्रेष्ठ लोगों से होता है। माता पिता का सम्मान करना जानते हैं, लेकिन कई बार उसमें कमतरी भी कर देते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का तिथि होना ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। मतलब इससे बेहतर पंचांग में कुछ भी नहीं है।
शुक्ल पक्ष के एकादशी का जन्मा व्यक्ति स्वयं साक्षात विष्णु और भगवान ब्रह्मा के सदृश्य हो जाता है। ज्ञानी होगा, गुणी होगा, गुण संपन्न होता है, श्रेष्ठ विचारों का। अब इसमें तो मैं कुछ भी ना कहूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि शुक्ल पक्ष का होना और ऊपर से एकादशी, पूर्ण रूप से चंद्रमा शुभग्रह बनेंगे और साथ ही साथ इनका जो प्रभाव भी रहेगा वो पूर्ण रूप से बड़ा बेहतर रहेगा। अगर उनकी कुंडली में स्थिति अच्छी हो जाए तब तो कहना ही क्या है। दिन शुक्रवार का था जब इनका जन्म हुआ था। ज्योतिषीय वार शुक्रवार का है, अर्थात व्यक्ति कला का पारखी है। अपनी पसंद को लेकर के वो कई बार चर्चित रहता है, चाहे वो अच्छे तौर पे हो या बुरे तौर पे हो सकता है कि अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर रही तो व्यक्ति थोड़ा बुढ़ापा वाला और बुढ़ापे से प्रेषित पसंद करता है। हो सकता है उसके पसंद जो हो वो अलग तरीके के हों, ऐसा संभव है। शुक्रवार का जन्म। अब आगे चर्चा करते हैं तो विशाखा नक्षत्र आता है। ये बहुत बढ़िया है। कई ग्रंथों में विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोगों के प्रभाव और स्वभाव को लेकर के थोड़ी निगेटिव बातें रखी गई हैं, लेकिन वस्तुतः चूंकि ये इसके जो देवता हैं वो इंद्र होते हैं, तो इंद्र के स्वभाव के कारण कई बार ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अच्छे स्वभाव का नहीं होगा, क्योंकि इंद्र जो हैं वो तुरंत सशंकित होते हैं, शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं। और जैसे ही कोई व्यक्ति धर्म के आचरण पे चढ़ने वाला हो जाता है, धर्म के मार्ग पर जैसे ही आता है, इंद्र उसे रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गद्दी के जाने का डर होता है। तो इस नक्षत्र के अधिपति ब्रह्मा हुए, लेकिन इसके देवता जो हैं वो इंद्र होते हैं। तो विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है, लेकिन इसके देवता जो हैं वो इंद्र होते हैं। इस आधार पर कि इंद्र जब इसका आधिपत्य कर लेते हैं तो वो कभी कभी व्यक्ति को थोड़ा कलुषित विचारों से युक्त बना देते हैं, विपरीत के प्रति आकर्षित होने का भाव, और जीवन में कई बार व्यक्ति के स्त्रियों का आगमन होता है। इस वजह से अपने चरित्र का यहाँ पे ख्याल रखना जरूरी है। आगे इस नक्षत्र पे भी चर्चा करूं तो विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग श्रेष्ठ मति बुद्धि के होते हैं, गुणी होते हैं, चंचल स्वभाव के नहीं होते हैं, स्थिरता के साथ अपना काम करना जानते हैं, लक्ष्य बना करके उसे भेदना जानते हैं, घूमने वाले नहीं होते हैं, एक जगह इकट्ठा होकर के काम करना चाहते हैं, पुस्तकों का अध्ययन करते हैं और धर्मांध नहीं होते हैं, तार्किक व्यक्ति होता है, व्यक्ति तर्क के आधार पर ही कोई बात मानता है। और सबसे बड़ी बात है, फिर भी वो अपने पुरानी जो चीज़ें हैं, जो संस्कृति में चीज़ें चली आ रही हैं, उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको पकड़ करके और होल्ड करके रखते हैं। संस्कार से युक्त होते हैं, श्रेष्ठ मति बुद्धि के होते हैं। राजनीति में अगर चले जाएं तो बड़ा व्यक्ति अच्छा लाभ कमा लेता है। उद्योग व्यक्ति कर ले अपने स्वतंत्र होकर के अपने ऊपर से तो बड़ा अच्छा लाभ मिल जाता है। ये सारी चीज़ें विशाखा नक्षत्र में बनती हैं। राशि इनकी वृश्चिक की बनती है और लग्न कर्क का है। इनका जो करण है वो वणिज करण का है। ये बहुत अच्छी बात है। शुभ योग में इनका जन्म हुआ है। ये इनका पंचांग था। अब आते हैं इनके लग्न चार्ट में ग्रहों के अवस्था पे चर्चा कर लेते हैं। जगत के पालक, जगत के चक्षु, जगत नियंता और धार्मिकता के कारक, आत्मविश्वास, हमारे नेत्र और शरीर के मजबूती के कारक होते हैं सूर्य। आइए सबसे पहले उनकी अवस्था की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य आपकी कुंडली में श्रीमान को बैठना था यहाँ, धन भाव के अधिपति वो कर्क लग्न की कुंडली में होते हैं, लेकिन यहाँ ना बैठ करके जाकर के बैठे हैं 12वें भाव में, यानी कि धन के अधिपति 12वें में होकर के बैठे, और साथ ही साथ अंश 24 अंश 22 कला पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र होता है। बुध की राशि में बैठे हैं, बुध के साथ तात्कालिक मित्रता में हैं, यानी कि ये मित्रता की राशि में बैठे हैं, मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन अंश के आधार पर ये मृतप्राय हो रहे हैं। तो एक बात बनती है कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मारक भाव के अधिपति होकर के दुह स्थान में बैठे और अंश में वो मृतप्राय हो रहे हैं, यानी कि प्रभाव इनका थोड़ा कम रहेगा। अब बात चंद्रमा की कर लेते हैं। चंद्रमा जन्म कुंडली में अगर मजबूत हो तो व्यक्ति का इम्यून बड़ा बेहतर होता है और व्यक्ति भावुक तो होता है और व्यक्ति के पास लाभ की स्थिति मजबूत होती है। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो कि लग्न के ही अधिपति बनते हैं, देखिए यहाँ पे इनको बैठना था, 4 नंबर की राशि यहाँ बनी और चौथे नंबर की राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क। कर्क राशि के अधिपति होते हैं चंद्रमा। आपकी कुंडली के लग्नेश जाकर के जन्म कुंडली में 8 नंबर की राशि में बैठे हैं और ये चंद्रमा की नीच की राशि होती है, अर्थात लग्नेश जो कि बनते हैं वो नीच के हो रहे हैं। अब अंश की बात करते हैं कि अंश में इनको क्या बल मिल रहा है। ये बैठे हैं विशाखा नक्षत्र में, मैंने इसकी चर्चा करी कि नक्षत्र का प्रभाव कैसा होता है। 0 अंश 15 कला,
सबसे पहले तो ग्रह नीच का हुआ और ऊपर से मृतप्राय, यानी कि चंद्रमा कमजोर। लेकिन पक्ष बल की अगर बात करते हैं तो शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि, यानी कि ये एक अच्छा देखने को मिल रहा है, जहां चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा फल भी करेंगे 50% से ज़्यादा जवान होकर के, और शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि के होने के कारण वो आपकी कुंडली के लिए शुभ ग्रह भी बन रहे हैं। अब स्थिति आगे इनकी चर्चा करेंगे कि वो प्रभाव कैसा देंगे कुंडली में। अब आगे चर्चा पराक्रम के कारक ग्रह मंगल की कर लेते हैं। बात जब पराक्रम के कारक ग्रह मंगल की हो रही हो तो सबसे पहले अपनी कुंडली में देख लेते हैं। मंगल पंचम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति होते हैं। इनके बारे में विशेष चर्चा बाद में करेंगे। फिलहाल 24 अंश 41 कला भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है और मंगल अपने ही राशि में बैठे हैं। अब अंश को देख लें तो 24 अंश 41 कला इस ग्रह पे दृष्टि डालने पे ये बात दृष्टिगोचर होती है कि ग्रह मृतप्राय है, यानी कि सूर्य भी मृत हुए जो कमजोर होता है, चंद्रमा भी मृतप्राय हुए और मंगल भी मृतप्राय, यानी कि 3 ग्रह अभी के चर्चा में मृतप्राय दिख रहे हैं। अब अगली चर्चा बुद्धिमता और बुद्धिमान ग्रह और कैलकुलेशन का पावर जो होता है, जिसके पास बैंकिंग का कारक होता है बुध, उनकी चर्चा कर लेते हैं। अब बात जब बुध की होती हो तो बुध इनकी कुंडली में बनते हैं तृतीय भाव के अधिपति और 12वें भाव के अधिपति। विचार करके देखिए तो ये 2 भावों के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के लग्न में ही विराज रहे हैं और चंद्रमा उनके शत्रु होते हैं। तात्कालिक मित्रता से विचार किया तो वो शत्रुता में जा रहे हैं तो अति शत्रु हो गए, और ग्रह अति शत्रु में होता है तो अपने आप को पहले प्रभावित कर लेता है। अंश के आधार पर देखते हैं तो 20 अंश के आश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। ये अंश के आधार पर तो ग्रह ठीक ठाक है, अच्छा दिख रहा है, लेकिन अति शत्रु की राशि में बैठे हैं, इस वजह से अपने आप को जरूर ही प्रभावित करेंगे। इसका प्रभाव क्या होगा ये जानेंगे थोड़ी देर के बाद। अब चर्चा जन्म कुंडली में गुरु की कर लेते हैं, जो कि ज्ञान के कारक होते हैं। आइए उन्हें देख लेते हैं कि कैसी स्थिति और क्या स्थिति को धारण करके जन्म कुंडली में वो बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति की बात जब करते हैं, जो कि ज्ञान के कारक होते हैं, कुंडली में सुख के कारक होते हैं, धन के सद्गति के कारक होते हैं, अच्छे बुद्धिमता के कारक होते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण रखने वाले ये ग्रह होते हैं। आपकी कुंडली के लिए ये बनते हैं कहाँ के अधिपति। सबसे पहले तो एक बने जन्म कुंडली के रोग भाव के अधिपति, और दूसरी राशि उनकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में बनी मीन राशि, यानी कि रोगेश और भाग्येश होकर के जाकर के जन्म कुंडली में सूर्य की राशि में बैठे हैं। देखिए पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र ये शुक्र का नक्षत्र होता है, 17 अंश पे हैं 30 कला, यानी कि ये ग्रह आपकी कुंडली में सबसे पहले तो मित्र की राशि में बैठा और सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में जा रहे हैं, इस वजह से अति मित्र की राशि में बैठ गए। तात्कालिक मित्रता में अगर ग्रह मित्र हों और तात्कालिक मित्रता में ग्रह अगर मित्रता का भाव दिखा रहा हो, जैसे सूर्य की राशि में बैठे हैं और सूर्य इनकी कुंडली में 3 घर पीछे ही हैं, मतलब 1 2 3, अगर यही गुरु यहां बैठ जाते तो तात्कालिक शत्रुता में चले जाते, लेकिन ये 3 घर पीछे हैं, 1 2 3 बीच में ही आ रहे हैं ना, इस वजह से ये तात्कालिक मित्रता में चले आ रहे हैं। तो इस आधार पर गुरु कहां बैठे, एक तो मित्र की राशि और तात्कालिक मित्रता का जब ग्राफ बनाया तो वहां पे मित्रता का भाव दिख गया, अर्थात अति मित्र हो गए। और अंश के आधार पर 17 अंशों का ग्रह, चूंकि ये राशि जो है वो विषम संख्या है, तो यहां पे ये युवा हो जाते हैं। अब बात शुक्र की कर लेते हैं, जो सुंदरता के प्रतीक होते हैं। शुक्र भोग के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, पद के कारक होते हैं और इंद्रिय सुख के कारक होते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र को बैठना था सुख भाव में, यहाँ चतुर्थ भाव में, उनकी दूसरी राशि लाभ भाव में बन रही है। इन दोनों भावों के अधिपति होकर के लग्न में आ रहे हैं, और लग्न में आ रहे हैं तो चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं। चंद्रमा इनके शत्रु होते हैं और साथ ही साथ तात्कालिक मित्रता में भी शत्रुता का भाव आ रहा है। इस आधार पर आपकी कुंडली में शुक्र जो बैठे हैं वो अति शत्रु की राशि में बैठे हैं। अति शत्रु की राशि में बैठे तो ये कमजोर हो गए। और साथ ही साथ अगर अंश की बात करते हैं तो जी मतलब 1 अंश 36 कला ये बैठे हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र होता है। यहाँ पे गुरु और शुक्र को देखिए, दोनों ने नक्षत्र का परिवर्तन किया है, अर्थात ये एक अच्छी बात बन रही है। नक्षत्र का परिवर्तन बड़ा अच्छा माना जाता है और श्रेष्ठ होता है। शुक्र मृतप्राय अति शत्रु की राशि में। अब बात शनि की कर लेते हैं। शनि न्याय के कारक होते हैं और कर्क लग्न की कुंडली में वो बनते हैं अष्टम और सप्तम भाव के अधिपति।
आपकी कुंडली में इनको बैठना था यहाँ, बहुत अच्छी बात है कि अपने राशि के हो रहे हैं और साथ ही साथ वो वक्री भी हैं। तो वक्री हैं और अंश को देखिए तो 23 अंश 27 कला, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, इनके शत्रु का नक्षत्र है। और साथ ही साथ इस अंश पे तो स्वराशि का ग्रह और अवस्था जो है वो कुमार की हो रही है, यानी कि शनि इनकी कुंडली में सप्तम भाव का फल करेंगे। अब राहु केतु की चर्चा करते हैं तो राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में, और केतु जा रहे हैं 12वें भाव में। तो राहु केतु आपकी कुंडली में सम राशि के होकर के बैठे हैं, क्योंकि ये धनु राशि है, समता का संबंध होता है। तो दोनों ग्रह सम राशि के और कुमार अवस्था में, क्योंकि अंश जो है वो 6 अंश के हैं, यानी कि राहु केतु कुमार, शनि भी आपकी कुंडली में कुमार, गुरु बहुत अच्छे हैं, शायद इसी वजह से व्यक्ति प्रोफेसर बनना चाहता है, वो युवा है। अब आपकी कुंडली के विश्लेषण पे आते हैं, बने रहिए और कार्यक्रम अंतिम हिस्से तक देख करके अच्छे से आनंद लेने का प्रयास करिए और सीखने का प्रयास करिए। अब आपकी कुंडली में चर्चा थोड़ी से कारक ग्रहों पे कर देता हूं कि कर्क लग्न की कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या होती है, मतलब कौन से ग्रह कारक, अकारक और तटस्थ होते हैं। तो सबसे पहले कर्क लग्न की कुंडली होते हुए भी आपकी कुंडली में चंद्रमा जो हैं वो कारक नहीं होते हैं। आपकी कुंडली में कारक होते हैं सर्वाधिक मंगल, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति होते हैं। दो भाव, एक केंद्र और एक त्रिकोण मिलने के कारण इनको कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो श्रेष्ठ फल करेंगे। उसके बाद दूसरा कारकत्व आपकी कुंडली में गुरु को मिलता है, हालांकि वो रोगेश भी होते हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के रोग भाव में पड़ जाती है, लेकिन एक गौण राशि भाग्य भाव में पड़ती है, इस वजह से यहाँ पे वो कारक भी हो जाएंगे। गुरु है ना, तो एक बार भी अगर उनको, ये त्रिकोण का भाव है, ये जन्म कुंडली का सर्वाधिक मजबूत और सबसे श्रेष्ठ भाव होता है। यहाँ कोई भी राशि और कोई भी ग्रह लग्न में, पंचम में और नवम में बैठना चाहता है। एक बात बताता हूँ, जन्म कुंडली में चाहे कोई भी ग्रह हो, अगर लग्न में बैठ जाए, पंचम में और नवम में बैठ जाए ना, तो वो अपने आप को धन्य मान लेता है। और कोई भी राशि का निर्माण अगर 9वें भाव में हो जाए तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेती है कि मैं धन्य हो गई। तो ये बात है। यहाँ पे गुरु की राशि त्रिकोण भाव, जन्म कुंडली का सर्वाधिक मजबूत भाव, अगर यहाँ पे कुंडली में उनकी राशि बन जाए तो वो राशि श्रेष्ठ हो ही जाती है। इस आधार पर जन्म कुंडली में तो सर्वाधिक कारक मंगल हुए, पंचम भाव के अधिपति और त्रिकोण के अधिपति। दूसरा कारक तो गुरु को मिला रोगेश और नवमेश होने के कारण, और एक कारक अष्टम भाव और सप्तम भाव के अधिपति होने के कारण शनि को भी मिलता है। लेकिन बहुत ज्यादा कारकत्व मंगल, दूसरा गुरु और तृतीय थोड़ा सा कारकत्व, थोड़ा और कम कुछ होता नहीं है, तीसरा कारकत्व शनि को प्राप्त होगा। लेकिन ये दोनों भाव याद रखिएगा, ये अष्टम भाव है मारक भाव और सप्तम भाव भी मारक भाव। इस वजह से कि जन्म कुंडली में अगर अष्टम भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति होकर के शनि अगर बैठ जाते हैं तो देर से ही सही विवाह का सुख दे देते हैं, विलंब से विवाह होता है और इसका प्रभाव आगे जानेंगे। तो ये बात आपकी कुंडली में कारक की रही। अब थोड़ी सी चर्चा आपके नक्षत्र पे कर देता हूं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो नीच की राशि में बैठे हैं, मृत प्राय होकर के बैठे हैं, और नक्षत्र जो है वो विशाखा का है। नक्षत्र का प्रभाव आपका जो वर्ण है वो ब्राह्मण का है और गण राक्षस का है। चूंकि नक्षत्र जो है वो विशाखा का होने के कारण आपकी जो कुंडली है वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा से प्रभावित है और गुरु से भी प्रभावित है, इंद्र से भी प्रभावित है। विशाखा नक्षत्र के जो देवता हैं वो इंद्र है, मैंने आरंभ में ही कहा था। तो व्यक्ति स्थूल देह का हो जाता है, गोल शरीर को धारण करने वाला हो जाता है, पेट कई बार आगे निकला हुआ थुलथुले वदन का होता है, अच्छी मानसिकता का होता है, धार्मिक होता है लेकिन धर्मांध नहीं होता है। व्यक्ति उद्योग भी कर ले अगर अपना कोई स्वतंत्र होकर के तो अच्छा लाभ कमा लेगा। व्यक्ति अगर शिक्षण के क्षेत्र में, पठन पाठन के क्षेत्र में जाए तो अच्छा लाभ कमा लेगा। व्यक्ति अगर प्रकाशक बन जाए, किताबें छापने का, पब्लिकेशन वगैरह का अगर काम कर ले तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर से अगर जुड़ करके कोई काम कर ले तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। लाभ के लिए अगर शिक्षक बन जाए तो सबसे श्रेष्ठ है। अगर शिक्षक का काम अगर न भी बन पाए, अगर नौकरी सरकारी न भी लग पाए, तो अपने अगर कोचिंग से व्यक्ति पढ़ाने का काम कर ले तो श्रेष्ठ हो जाएगा। यह नक्षत्र का प्रभाव था। आपकी कुंडली में इसके भी और भी प्रभावों को देखेंगे। अब चर्चा विश्लेषण पे करते हैं।
अब चर्चा सीधे आपकी कुंडली के लग्न पे करता हूं। तो कर्क लग्न ये भावना और भावना से युक्त होता है ग्रह। इस ग्रह से प्रभावित और इस राशि से प्रभावित लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं। मैंने कई बार पहले भी जब जन्म कुंडलियां देखी हैं और आपको बताई हैं तो उसमें कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि कर्क लग्न के लोग भावुक होते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अपनी भावना के ऊपर नियंत्रण न रखना और युक्त होकर के भावना से अपने समस्त प्रकार के कार्यों का नुकसान कर देना, इस पे थोड़ा सा। और खास करके ये स्थिति कब, क्योंकि लग्न के अधिपति कमजोर हैं ना, वो नीच हो रहे हैं। और ग्रह अगर नीच का हो, मृतप्राय हो, यानी कि उसकी निगेटिव जो एनर्जी है वो ज़्यादा दिख रही है। और खास करके अगर देखता हूं तो इस पे मंगल की दृष्टि भी है। विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं और मंगल की 8वीं दृष्टि भी है। इस आधार पर व्यक्ति थोड़ा सा मन को चंचल धारण करने वाला, और चंद्रमा से मंगल की दृष्टि को देखिए तो ये दोनों का संबंध जो है वो छठे का है। 1 2 3 4 5 6 चंद्रमा और मंगल का संबंध जब षडाष्टक का हो जाता है तो ये कई बार थोड़ा अच्छा नहीं होता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसके लाभ भी मिलने को देखने को मिल जाते हैं, जैसे धन को लेकर के, रोजगार को लेकर के। व्यक्ति जो काम करेगा उसमें पूरी तल्लीनता से और उसको एक्यूरेसी देने का काम करता है, लेकिन थोड़ा विलंब से मिलता है और चीजें देर से निकट आती हैं। नक्षत्र के ऊपर, इस नक्षत्र में बैठे ग्रह के ऊपर मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ी तो इस तरह का प्रभाव कि व्यक्ति थोड़ा सा शांत संकुचित हो जाता है, धन के अल्प सुख का भोगी हो जाता है। धन प्राय जितना रहेगा वो कम रहेगा, अगर आएगा भी तो उतना ही कि सारा खर्च हो जाए। और लग्न की स्थिति अगर कमजोर रही तो लग्न में ही अति शत्रु की राशि में शुक्र बैठे हैं और बुध भी बैठे हैं, ये दोनों शत्रुग्रही होकर के बैठे हैं इस आधार पर। और यहां पे जो ग्रह बैठा हुआ है वो है कहां का अधिपति, तो विचार करिए कि लग्न में बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि कौन सा ग्रह बैठा है। तो एक त्रिक भाव का अधिपति और दूसरा दुह स्थान का अधिपति, अगर यही भाग्येश आकर के बैठ जाते, पंचम भाव के अधिपति बन जाते, लाभेश बैठ जाते, लाभेश बैठे हैं लेकिन वो कमजोर हैं, और वो हालांकि एक पापी भाव होता है, एकादशवां भाव जन्म कुंडली का एकादशवां भाव पापी भाव होता है। तो यहाँ का अधिपति होकर के लग्न में जो है वो पाप फैला रहे हैं, 12वें भाव के अधिपति होकर के लग्न में आ रहे हैं, त्रिक भाव के अधिपति होकर के लग्न में आ रहे हैं, और शनि जो कि अष्टम भाव के अधिपति हैं, सप्तम भाव के अधिपति हैं, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के उसको पाप प्रभाव में डाल रहे हैं। क्योंकि अष्टमेश की दृष्टि कहीं पड़ेगी वो खराब होगा, सप्तम भाव के अधिपति की दृष्टि कहीं भी होगी वो थोड़ा सा उसमें मांदी लाते हैं, और वैसे भी वो शनि से प्रभावित हैं। तो ये बात है। तो लग्न के ऊपर प्रभाव किसका पड़ा? शनि का, जो कि मंद ग्रह है, और ये अष्टमेश भी होता है, मारक ग्रह है, सप्तम भाव भी मारक ग्रह है। लग्न में भी ऐसे ग्रहों की स्थितियां आपने देखी, 12वें तृतीय पापी ग्रह, शनि की दृष्टि, और मंगल जो बैठे हैं वो स्वराशि के बैठे हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि पड़ेगी लग्न पे वो नीच की पड़ेगी। तो इस आधार पर जब हम इस बात की चर्चा करते हैं कि ग्रह पे प्रभाव किस ग्रह का ज्यादा है, तो दो अति शत्रु के ग्रह का बैठना और मंगल की नीच दृष्टि का पड़ना, और साथ ही साथ शनि का दृष्टि का प्रभाव, शनि के दृष्टि का प्रभाव। लग्न पे कहीं से भी सूर्य का प्रभाव नहीं है, लग्न पे कहीं से भी गुरु का प्रभाव नहीं है, और सिर्फ जो दो शुभ ग्रह बैठे हैं वो सिर्फ देखने मात्र के हैं, उनका कोई अपना विशेष फल मिल नहीं रहा है। ये लग्न है, मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व कमजोर दिख रहा है, व्यक्ति के काम में रुकावटें दिख रही हैं। क्योंकि मैंने आरंभ में भी कही थी ना बात कि जो दक्षिणायन है उसका प्रभाव रहेगा, ऊपर से चंद्रमा। अगर व्यक्ति की कुंडली में मन और मस्तिष्क कमजोर हो तो कौन कौन से ग्रह मन और मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं? विचार करिए, चंद्रमा मन के कंट्रोल करता होते हैं और बुध निर्णय देने वाले और निर्णय देने वाले ग्रह होते हैं। आपकी कुंडली में ये दोनों ही कहीं ना कहीं प्रेषित हो रहे हैं बुरे तौर पर, क्योंकि चंद्रमा नीच के और वो मृतप्राय हो रहे हैं। लग्न में बुध बैठे तो हैं लेकिन वो कमजोर हो रहे हैं। इस आधार पर कि व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्रमा और बुध की स्थिति कमजोर हो तो चीजें देर से मिलती हैं, निर्णय लेने में परेशानी होती है, वाक्पटुता का भाव नहीं होता है, व्यक्ति कई बार बात करने में घबराता है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, एक जगह पे बैठ करके कंटिन्यूटी नहीं रहती है, बैठ करके 8 घंटे का काम नहीं हो पाता है, परीक्षा हॉल में जाते ही चीजें भूल जाती हैं, अपनी वाणी का 100% व्यक्ति लाभ नहीं ले पाता है, व्यय ज्यादा होता है, पराक्रम का खर्च देर से मिलता, पराक्रम का लाभ कम मिलता है, जितनी मेहनत करते हैं उसका लाभ कम मिलता है,
वाणी टाइम पे गच्चा दे जाती है। जब मौका मिलेगा ना बात करने की, जब स्थितियां आती हैं तो व्यक्ति बोल ही नहीं पाता है, बिल्कुल पका जाता है और स्थिति वहीं पे आपका निगेटिविटी जो है वो सामने से दिख जाता है। तो चंद्रमा और बुध अगर व्यक्ति की कुंडली में कमजोर, तो ये दो बहुत ज्यादा संवेदनशील ग्रह होते हैं और इस वजह से कि इनका प्रभाव कुंडली पे अगर बहुत निकटता से प्रभावित हो रहा है या प्रभावित कर रहा है, तो व्यक्ति के नेचुरल रूप से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रायोगिक तौर पे ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति प्रैक्टिकली बहुत कमजोर होता है। सबसे पहले तो बुध गणितज्ञ है, बुध जो है वो गणित का क्षेत्र बनाता है, तो व्यक्ति गणित तो कर रहा है, कारण क्योंकि ज्ञान के कारक जो है वो गुरु अति मित्र की राशि में बैठे हैं। आप अगर इसको फिट बैठा करके देखेंगे ना तो बड़ी तीव्रता से समझ में आ जाएगा। समझिएगा, मैंने आरंभ में ये बात कही है कि व्यक्ति प्रोफेसर बनना चाहता है, तो समझिए प्रोफेसर बनने के लिए सबसे पहले तो सूर्य की स्थिति का मजबूत होना जरूरी है और वो अवश्यम भावी है और कहीं से भी सूर्य की स्थिति लग्न पे प्रभाव डालती नहीं दिख रही है। दूसरी बात है कि शनि हैं जो कि नौकरी देते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ले जाने का काम करते हैं, लेकिन वो अष्टमेश भी बन रहे हैं और वो मंद ग्रह है जो कि इस चीज का कारकत्व संभाल रहा है, तो वो थोड़ा लेट लतीफी का शिकार बना रहा है। ऊपर से दक्षिणायन का जन्म होना, गुरु अच्छे हैं जिस वजह से व्यक्ति ज्ञान के पीछे भागना चाहता है। और उसकी दूसरी जो वजह है वो ये है कि चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, तो व्यक्ति के ऊपर जो नक्षत्र का प्रभाव होता है प्रिय दर्शकों, वो बहुत निकट से होता है। तो आप अगर विचार करके देखिए तो व्यक्ति ज्ञान के पीछे ही भाग रहा है, क्योंकि गुरु बहुत अच्छी स्थिति में मजबूत हैं, वो कारक होते हैं। और ऐसे भी जन्म कुंडली का भाग्य भाव जो होता है वो उच्च शिक्षा का और हायर एजुकेशन का होता है। आप जानते हैं यहां का अधिपति होकर के धन भाव में बैठा, धन भाव से संबंध अगर भाग्येश का हो जाए तो यह श्रेष्ठ होता है। और दूसरी बात, वो गुरु जो कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं आपकी कुंडली में, वो अच्छे हैं। इस वजह से ये जो मानसिक रूप से जो चित्त वृत्ति बनी प्रोफेसर बनने की, वो क्यों बनी? क्योंकि गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा का होना, साथ ही साथ जन्म कुंडली में गुरु का बेहतर होना और बुध का लग्न में होना। अपने नक्षत्र का है, याद करिए, आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है। तो ये तीन जो परिस्थितियां बनी वो व्यक्ति की कुंडली में इस चीज को दर्शाने का काम कर रही हैं कि व्यक्ति शिक्षण कला के क्षेत्र में जाना चाहता है। अब एक एक करके ग्रहों को समझते हैं। थोड़ी कार्यक्रम अगर बड़ा भी बन जाए तो घबराइएगा मत, ध्यान से देखिएगा कहां जाना है। कर्क लग्न की कुंडली बनी, मैंने प्रभाव बताया नक्षत्र का और ऊपर से प्रभाव बताया कि जन्म कुंडली में लग्न को जो भी ग्रह देख रहे हैं उनका प्रभाव कैसा था। अब चर्चा करते हैं तो सूर्य की, सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात, धन भाव के अधिपति होकर के 12 में गए हैं, तो व्यक्ति स्वल्प धन का मालिक होगा, आत्मविश्वास खर्च में चला जाएगा और व्यक्ति कई बार अपने आप को कमजोर महसूस करता है लोगों के सामने बात करने में। स्टेज पे आकर के कोई बात अगर करनी होगी तो बमुश्किल और बड़ी मुश्किलात वाली स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अपने मन की भावना को कई बार व्यक्ति उद्गार स्वरूप सामने नहीं रख पाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है, अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है, बचपना थोड़ा कबूल करता है और रख करके रखने वाला होता है। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य जब 12वें से संबंध बना ले तो नेत्रों में परेशानी, आवाज को उतना ज्यादा प्रभावी नहीं बनाते हैं क्योंकि वो बुध की राशि में बैठे हैं और साथ ही साथ वो केतु के साथ भी हैं, तो ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं सूर्य पे दिखेगा। राहु से प्रभावित है ना वो, तो व्यक्ति के आत्मविश्वास पे राहु जैसे धुआं का पड़ना और धुआं के अधिपति ग्रह का उसको देख लेना, इस वजह से व्यक्ति के आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं ग्रहण लगा है और वो बैठा भी है तो 12वें भाव में, दूह स्थान में, तो आत्मविश्वास कमजोर होगा, बालों की परेशानी, हड्डियों की परेशानी, नेत्र में परेशानी और ये कुछ चीजें, और पिता के साथ संबंधों में कभी कभी अनिकटता की स्थिति को दिखा देता है और तटस्थ रख देता है। ये बात बनती है। उनके स्वास्थ्य का विशेष ख्याल जरूरी है क्योंकि पिता के कारक होते हैं सूर्य, वो 12वें में जा रहे हैं। अपनी बुद्धिमत्ता का क्षय मत करिए और अपने आप को बहुत ज्यादा इलेबोरेट करने का काम करिए। आप मजबूत हैं ये हमेशा विश्वास दिलाना जरूरी है क्योंकि लग्न का अधिपति नीच का हो रहा है। अगर ये कमजोर हुआ तो व्यक्ति के आत्मविश्वास को कई बार कमजोर और बहुत ज्यादा मति भ्रम की स्थिति में लेके चला जाता है। ये जरूरी है कि आपका आत्मविश्वास इकट्ठा कराया जाए और इस वजह से कि सूर्य 12वें, चंद्रमा नीच के, बुध कमजोर और शुक्र भी कमजोर ही हो रहे हैं जो कि लग्न में विराज रहे हैं। तो ये स्थितियां आपको सबसे पहले तो सबलता देने के लिए सूर्य की पूजा जरूरी है। प्रत्येक दिन सूर्य की आराधना, ये सबसे पहले सूर्य को देख करके ही बता देता हूं। सूर्य के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी स्थिति में गैप मत करिए, रेगुलर पढ़िए, तुरंत ऊर्जा से युक्त हो जाएंगे आप। अब बात लग्नेश की कर लेते हैं, चंद्रमा की। कोई बात नहीं, आने दीजिए, पसीना आता है।
चंद्रमा की बात करते हैं, यहाँ के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में विराज रहे हैं पंचम भाव में। तो व्यक्ति का संबंध कहां से बना? व्यक्ति के लग्न को जब समझते हैं तो लग्नेश का संबंध बना पंचम भाव से, जो कि ज्ञान का भाव होता है। लग्नेश का संबंध जब पंचम भाव से बन जाए तो व्यक्ति कहां भागेगा? ज्ञान के पीछे। और अब समझाता हूं थोड़ा सा और निकट में आकर के, व्यक्ति की कुंडली में ग्रह कौन कौन से बैठे हैं तो विचार करिए। एक पराक्रम का कारक और पराक्रम का अधिपति, कारक नहीं पराक्रम का अधिपति कहां बैठा? व्यक्तित्व में ही समाया है। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व किसके पीछे भागा? ज्ञान के पीछे, यश के पीछे, गौरव के पीछे, प्रतिभा पाने के पीछे, रण क्षेत्र में उत्साह के साथ भागा और उसमें बुध की स्थिति का लग्न में आना, यानी कि व्यक्ति पराक्रमी है। माताजी से जब इनकी बात हुई तो इन्होंने कहा कि मुझे बहुत दया आती है इन पे, मेहनत बच्चा बहुत ज्यादा करता है लेकिन सफलता मिलने में देर हो रही है। वो क्यों? चर्चा आगे करेंगे। यहां शुक्र भी बैठे हैं जो कि पापी भाव के अधिपति हैं। एकादशवां भाव पापी भाव होता है। यहां का अधिपति अगर आपकी कुंडली में शुक्र की बात करते हैं तो वो बाधक ग्रह होते हैं और बैठे भी हैं तो नक्षत्र के परिवर्तन में तो लाभ देंगे। थोड़ा सा व्यक्ति का टेस्ट थोड़ा बुढ़ापा वाला होता है, पसंद कुछ ऐसा कर लेता है कि सामान्यतया घर में लोगों को वो चीजें पसंद ना आए, और थोड़ा सा आलस्य भी रखने वाला होगा क्योंकि शनि भी देख रहे हैं ना लग्न पे। अब व्यक्ति मेहनत कर रहा है क्योंकि प्रकृति में ही मेहनत समाया हुआ है, क्योंकि पराक्रम भाव का अधिपति खुद लग्न में विराज रहा है। ज्ञान के पीछे भागने के कारण क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा गए, लग्नेश ज्ञान के पीछे भागा। अब उसमें विलंब क्यों मिला? तो अब विचार करिएगा। मंगल जो कि दशम भाव में बैठे हैं, दिग्बली होते हैं दशम भाव में, अपनी राशि के होकर के बैठे हैं लेकिन अंश के आधार पर वो कमजोर हैं और उनकी नीच की दृष्टि जन्म कुंडली के लगने पे पड़ रही है। तो क्या कोई भी ग्रह जब नीच का होके देखेगा या नीच की राशि पे देखेगा तो प्रभाव करेगा ना? तो क्या करेगा? मंगल क्या है? मंगल है पराक्रम और मंगल है तेज, मंगल है ऊर्जा, मंगल है आपका शौर्य। उसने इन सब चीजों में कमी ला दी, व्यक्ति को जल्दबाज बना दिया, व्यक्ति के अधीर होने का कारण बन गया, व्यक्ति के अधीर होने का कारण बना और व्यक्ति को यह अधीर बनाया। क्योंकि अगर उच्च की राशि से देखता तो उसका कुछ अच्छा और अलग परिणाम दिखा देता, लेकिन मंगल चूंकि दशम भाव में एक तो कमजोर स्थिति में है और ऊपर से वो लग्न पे नीच की दृष्टि भी डाल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे मंगल की जो स्थिति है वो थोड़ी कमजोर बन रही है और उसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो थोड़ा नेगेटिव पड़ रहा है। अब अगली चर्चा, लग्न पे शनि की दृष्टि, इस वजह से व्यक्ति के काम में विलंब होता है। समझिएगा, लग्न पे शनि की दृष्टि, और वो दृष्टि भी जो डाल रहे हैं वो चंद्रमा की दृष्टि है। और विचार करिए, चंद्रमा के शनि बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं, वो उनके शत्रु होते हैं। इस आधार पर कि लग्न पे प्रभाव जो पड़ रहा है वो थोड़ा निगेटिविटी का ज्यादा पड़ रहा है। तो मंगल का देखना, शनि का देखना जो कि अष्टमेश है, मृत्यु भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में जो कि मारक भाव है, वहां से जाकर के जन्म कुंडली के लग्न को देख रहे हैं। पापी ग्रह जो कि आपकी कुंडली का शुक्र बनता है वो बाधक होता है कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक, उसका प्रभाव लग्न पे दिख रहा है। सूर्य आपकी कुंडली में जो कि आत्मविश्वास और कुंडली को संभालने वाले ग्रह होते हैं वो आपकी कुंडली के धन भाव के अधिपति होकर के 12वें भाव में जा रहे हैं। साथ ही साथ लग्न में ही 12वें भाव के अधिपति जो कि बुध बनते हैं उनकी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो भी लग्न पे प्रभाव डाल रहे हैं। साथ ही साथ लग्न के अधिपति जो कि चंद्रमा बनते हैं वो जाकर के जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं लेकिन नीच की राशि में बैठे हैं, इस वजह से वो प्रभाव से युक्त हो रहे हैं और कमजोर कर रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां जो बन रही है, मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी में ये बातें बताई है, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात इस चीज को दिखा रही है कि व्यक्ति की कुंडली में ये बात थोड़ा निगेटिव जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सीधे मंगल पे लेके आता हूं। मंगल पराक्रम का फल क्यों नहीं दे रहा है? विचार करिएगा, आपकी कुंडली में मंगल जो है, यहां मैंने चर्चा करी कि उनकी नीच की दृष्टि पड़ी और मंगल दिग्बली भाव में बैठे हैं, लेकिन ये शुक्र के नक्षत्र में बैठे हैं और शुक्र जो है आपकी कुंडली का बाधक ग्रह है, तो वो कहां से फल करेगा? थोड़ा कमजोर तो होगा ना। ऊपर से शुक्र की स्थिति जो है वो बहुत कमजोर है, मृतप्राय है। तो नक्षत्र, जिस ग्रह जो है जिस नक्षत्र में बैठा है, अगर उस नक्षत्र का अधिपति ही कमजोर होगा तो ग्रह को बल कहां से मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस आधार पर और एक बात बता दूं तो मंगल आपकी कुंडली में योग कारक होते हैं, पंचम और दशम भाव के अधिपति। इस वजह से एक बात तो तय है कि मंगल देर सबेर फल देंगे लेकिन थोड़ा कम। मंगल की चौथी दृष्टि यहां बताई मैंने, 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी जो कि शुक्र की राशि है, और यहां पे जब पड़ेगी तो कभी कभी माता और पिता दोनों के साथ संबंधों को थोड़ा अनुशासनात्मक ला देती है, या कई बार व्यक्ति जो है वो रूढ़ बोल देता है या कई बार तीखा बोल देता है, ये प्रभाव रहेगा। 8वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, चंद्रमा और मंगल का संबंध।
अब इस पे चर्चा थोड़ी सी कर लेता हूं। तो मैंने नक्षत्र पे भी बताया था प्रभाव हालांकि, लेकिन फिर से एक बार जिक्र कर देता हूं कि गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं चंद्रमा। गुरु आपकी कुंडली के भाग्य भाव के अधिपति होते हैं और उनका जो परिवर्तन हुआ है वो शुक्र के साथ नक्षत्र का परिवर्तन हुआ है, ये तो ठीक है। लेकिन मंगल की दृष्टि पड़ जाने से और चंद्रमा का नक्षत्र जो राशि है, जो चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठे हैं नीच की राशि में गुरु के नक्षत्र में, इसका प्रभाव ये होगा कि आपको हमेशा अपने चरित्र का आकलन करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में आने वाले समय में कई लोग आएंगे जो आपके चरित्र के ऊपर दोषारोपण या दोष लगाने वाले सिद्ध हो सकते हैं। तो अपने चरित्र को और चरित्रहीनता का दोष न लगे, इस वजह से इसका रेगुलर एनालाइजेशन करते रहिएगा। कभी भी गलत लोगों के संपर्क में बिल्कुल ना आइएगा। कई बार होता है कि व्यक्ति गलत लोगों के संपर्क और संसर्ग में आता है तो मद्यपान और बुरी लतों का शिकार हो जाता है। कारण इसकी संभावना ज़्यादा है, अब बताता हूं। क्योंकि लग्न में शुक्र कमजोर, जो इन सब चीज़ों से ग्रह रोकता है किसी भी व्यक्ति को, उसका कारक ग्रह ग्रहण के में है 12वें भाव में, इस वजह से वो थोड़ा कमजोर हो रहा है। इस चीज़ की संभावना थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर और उनका जो संबंध बन रहा है वो चंद्रमा से 6 घर आगे हैं मंगल, तो ये संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। इस वजह से इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। आगे चर्चा बुध की कर लेते हैं। मैंने सूर्य की चर्चा करी, चंद्रमा की चर्चा करी, मंगल की बात करी। अब बुध की बात करते हैं। तो ये आश्लेषा नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान है और व्यक्ति गणितज्ञ है। ये अभी एमएससी कर रहे हैं और गणित से ये प्रोफेसर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से गणित अच्छा है इनका और वो लग्न में विराज रहा है। बुध ठीक भी है, लेकिन वो चूंकि अति शत्रु की राशि में बैठा है, इस वजह से वो फल बहुत अच्छा नहीं दे पा रहा है और न ही उसको कहीं से कुछ अतिरिक्त बल मिल रहा है। एक ग्रह उसको देख भी रहा है या 2 ग्रह उसको देख भी रहे हैं, तो वो कौन देख रहे हैं? दोनों पापक या फिर उसके दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे मित्र नहीं होते हैं। शनि तो मित्र होते हैं, लेकिन वो चूंकि इस कुंडली में मारक होते हैं तो वो अपने निगेटिव प्रभाव से बुध को प्रभावित कर देते हैं। इस आधार पर ये बुध जो है ये बल इकट्ठा नहीं कर पा रहा है। अब आगे चर्चा, तो बुध की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी तो पत्नी तो अच्छी आएंगी और दाम्पत्य का सुख देर सवेर अच्छा मिलेगा। थोड़ा विलंब भी विवाह में होगा क्योंकि शनि यहाँ बैठे हैं मंगल के नक्षत्र में, जो कि बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं शनि के। तो शनि और मंगल का संबंध अगर देखते हैं तो ये एक दूसरे से चौथे 10वें के संबंध में है, केंद्र में आ रहे हैं। तो एक दूसरे के साथ केंद्र में आने से ये एक तरीके से अगर देखता हूं तो थोड़ा रोजगार को लेकर के व्यक्ति को एग्रेसिव बनाता है। चौथे 10वें का संबंध व्यक्ति की रोजगार परक सूचना और रोजगार परक संभावनाओं को लेकर के होने वाला होता है। तो इन दोनों का संबंध जो है वो चौथे 10वें का है और मंगल दशम स्थान में अच्छा फल करते हैं और यहाँ पे शनि अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। तो दाम्पत्य को लेकर के तो यहाँ पे शनि ठीक होंगे क्योंकि शुक्र भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, लेकिन ये दोनों ग्रह कमजोर हो रहे हैं। इस वजह से इनके दृष्टि का प्रभाव बड़ा कम मिलेगा और प्रभाव भी बिल्कुल अपनी दशाओं में आने पे ही देंगे। तो यहाँ पे शनि बैठे हैं तो थोड़ा लेट लतीफी और बुध देखेंगे तो उसमें चंचलता। तो स्वभावतः जो पत्नी मिलेंगी वो सुंदर मिलने वाली हैं, गोल मटोल मिलने वाली हैं और बुद्धिमता से युक्त व्यक्ति को पत्नी का मिलना तय है। न्यायप्रिय पत्नी आएंगी, हो सकता है थोड़ी नीली हो। अब बात बुध के बाद गुरु की कर लेते हैं। आपकी कुंडली के लिए गुरु रोग भाव के और 9वें भाव के अधिपति, भाग्येश का धन भाव में जाना, मित्र की राशि में होना, अति मित्र की राशि का हो जाना और अच्छा है। युवा होकर के बैठे हैं, अंश के आधार पर इनकी 5वीं दृष्टि जन्म कुंडली में अपनी ही राशि पे पड़ेगी, यानी कि व्यक्ति थोड़ा पेट का रोगी होगा। एसिडिटी, जलन, कब्जियत आदि की शिकायत हो सकती है। और साथ ही साथ यहाँ पे उसकी मूल त्रिकोण राशि बनी है जहाँ राहु बैठे हैं तो गुरु और राहु का संबंध बनेगा और राहु आपकी कुंडली में सम राशि के युवा होकर के बैठे हैं। इस आधार पर कि गुरु और राहु का जब संयोग होगा तो व्यक्ति को शत्रुहंता बना देंगे, पेट के रोगी तो बनाएंगे, प्रतियोगिता में सफलता भी दिलाने वाले होंगे। तो निश्चित रूप से थोड़ा देर से ही सही परंतु व्यक्ति प्रतियोगिता में सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि प्रतियोगिता भाव में सूर्य भी देख रहे हैं जो कि सफलता देने के लिए जाने जाते हैं, मित्र की राशि से देख रहे हैं ना सूर्य, और यहाँ से गुरु तो अपनी राशि को देख रहे हैं और वहाँ पे राहु उसको वज्र बना देता है। इस आधार पर थोड़ा विलंब से ही सही व्यक्ति की कुंडली में सफलता का मार्ग है और मिलेगा। बस कुछ ग्रहों को मनाना होगा, वो मैं कल बताऊंगा। 5वीं के बाद 7वीं दृष्टि यहाँ तो व्यक्ति को पेट रोग और वात जनित बीमारियों को देने वाले हो जाएंगे। अपने पेट का विशेष ख्याल रखें और खास करके धन भी मिलेगा। एक स्थिति में आने के बाद व्यक्ति धन का मालिक होगा। 35वें से 37वें साल में जाकर के व्यक्ति धनवान हो जाता है और श्रेष्ठ जीवन बिताने की तरफ बढ़ता है। 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं दृष्टि लग्न पे
गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं ना, पहली 5वीं यहां पड़ी, इसका प्रभाव बताया, कंपटीशन में सफलता और थोड़े रोग को देने वाला, हालांकि वो उसकी संभावना बड़ी कम है। यहाँ पे 7वीं दृष्टि ये ठीक रहेगा, व्यक्ति को धन देंगे और व्यक्ति को वात जनित बीमारियां देने वाले हो जाएंगे। 9वीं दृष्टि अपने केंद्र में डालेंगे वो, और साथ ही साथ वो एक तरीके से देखें तो वो दशम स्थान है जहां से कैरियर का विचार किया जाता है, वो उनके मित्र की राशि है और स्व राशि का वहां मंगल बैठा भी है। तो इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में अगर कहीं से भी गुरु की दृष्टि दशम स्थान पे पड़ जाए तो ये अच्छा होता है और बड़ा श्रेष्ठ फल करता है। ये आपकी कुंडली में गुरु की स्थिति रही, गुरु अच्छा फल करेंगे। विलंब से ही सही, क्योंकि शनि देख रहे हैं और ये आपकी कुंडली में थोड़े निगेटिव जा रहे हैं, लग्न पे प्रभाव थोड़े से प्रभावों का कमजोर ग्रहों का ज्यादा पड़ रहा है, इस वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है, कारण यही है। अब बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र लग्न में है लेकिन वो मृतप्राय है, बिल्कुल कम अवस्था से कमजोर हैं, तो इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में जब शनि और शुक्र का संबंध बन जाए तो व्यक्ति न्यायप्रिय हो जाता है। न्याय तो करता है लेकिन अपने चरित्र का रेगुलर एनालाइजेशन जरूरी है, चारित्रिकहीनता का दोष न लगे समाज में, इस चीज का जरूरी है बनना। और कई बार व्यक्ति की कुंडली में ऐसी स्थिति कि शुक्र लग्न में हो तो व्यक्ति का दाम्पत्य निगेटिवली भी प्रभावित होता है। तो कुंडली मिलाकर के करिएगा, क्योंकि मंगल दशम स्थान में बैठकर के जन्म कुंडली के पति पत्नी और माता पिता के भाव को देख रहे हैं, नहीं तो वो थोड़े से सुख को भेदने वाले बन जाएंगे। शुक्र लग्न में है, अगर वो कमजोर नहीं होते, हालांकि वो परिवर्तन में है, तो गुरु और शुक्र का परिवर्तन योग में जाना नक्षत्र का ये थोड़ा अच्छा होगा। यहाँ पे व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने वाले और देर से ही सही लेकिन पद जरूर दे देंगे शुक्र। अब बात शनि की कर लेते हैं। तो शनि की चर्चा करता हूं तो शनि आपकी कुंडली के अष्टम और सप्तम भाव के अधिपति, एक तो वो मारक हो जाते हैं, अष्टम भाव के अधिपति ये दूह स्थान के अधिपति होते हैं। उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बनी, वहां के अधिपति होकर के वो सप्तम भाव में बैठ करके जन्म कुंडली में मारक भाव में बैठे, वहीं बैठे, ये कहने को तो षष्ठ महापुरुष योग भी बनेगा, लेकिन एक बात बता देता हूं, पंच महापुरुष योगों में से सर्वाधिक जो कमजोर ग्रह होता है वो शनि के कारण बनने वाला योग षष्ठ महापुरुष योग होता है। ये अपने फल को थोड़ा सा विलंब से देने वाला होता है, क्योंकि वो शनि से प्रभावित होता है और इनकी तीसरी दृष्टि भाग्य पे पड़ेगी तो थोड़ा कमजोर करेगी, तो व्यक्ति थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता है। मैंने आरंभ में बात कही थी ना कि धर्मात्मा तो होगा, धर्म को मानेगा, लेकिन अंधभक्त नहीं होगा, वो शनि के कारण है। और भाग्य में कभी कभी चूंकि अष्टमेश भी तो होते हैं, तो मारक और मार्केश होने के कारण जब लग्न को देखेंगे या फिर भाग्य भाव को देखेंगे तो उन दोनों में थोड़ी सी निगेटिविटी लाने वाले हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा धार्मिक कृत्य को न करने वाला और अपने काम से काम करने वाला भी हो जाता है। तीसरी के बाद 7वीं दृष्टि लग्न पे, इसका प्रभाव मैंने बताया कि काम में विलंब और प्रत्येक कार्य में लेट लतीफी, विवाह का विलंब होना, व्यक्तित्व को कई बार निखारने में कमजोर हो जाते हैं, मलिन बना देते हैं और कई बार व्यक्ति को नीला बना देते हैं, या थोड़ा सा जो स्थिति है वो आलस्य का ज्यादा दे देते हैं। ऐसी स्थितियां भी कई बार होती हैं, व्यक्ति लेट से जागने वाला और देर तक सोने वाला हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो है वो दबा कुचला हुआ सा भी कई बार अपने आप को महसूस करता है समाज में। अन्य लोगों से जब कंपैरिजन करता है, अपनी तुलना करता है, तो कई बार अपने आप को बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ महसूस करता है। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, वो आने वाले दिनों में ठीक हो जाएंगे, कल इसकी चर्चा मैं कर दूंगा। 7वीं के बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि उच्च की दृष्टि से देखेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे अगर ग्रह शनि दृष्टि डाल ले तो व्यक्ति को देर से ही सही लेकिन सुख जरूर देता है भौतिकता का। तो यहाँ पे आकर के व्यक्ति अपने पराक्रम के लाभ का संपूर्णतया भोगों को भोगने वाला हो जाता है। राहु की 5वीं दृष्टि आपकी कुंडली में यहां पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5 मंगल और राहु एक दूसरे के शत्रु होते हैं। तो व्यक्ति की कुंडली में जब भाग्य भाव पे या व्यक्ति की कुंडली में जब दशम स्थान पे राहु का संयोग बन जाए तो व्यक्ति को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाले और व्यक्ति प्रबल राजनीतिज्ञ भी हो जाता है। व्यक्ति अगर राजनीति करे तो ज्यादा लाभ होगा, या फिर हो सकता है कि व्यक्ति राजनीति से प्रेरित जीवन जीने वाला भी हो जाता है। 5वीं के बाद 7वीं दृष्टि सूर्य को ग्रहण लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं, हालांकि बड़ा कम लग रहा है वो, फिर भी सूर्य को वो प्रभावित जरूर कर रहे हैं क्योंकि सम राशि के हैं वो, और यहां से वो जब ग्रहण लगा करके जन्म कुंडली में सूर्य को देखेंगे तो आत्मविश्वास का कारक जो ग्रह है उसको वो प्रभावित करेंगे। और सूर्य के ऊपर जब राहु का प्रभाव 12वें भाव से हो जाए तो व्यक्ति को किसी के दूसरे के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, झगड़े और फसाद आदि की स्थिति से दूर रहना चाहिए। 7वीं के बाद 8वीं और 9वीं धन को देखेंगे, जो कि यहाँ पे धन भाव के
अधिपति 12वें में बैठे और गुरु नक्षत्र के परिवर्तन के साथ है तो व्यक्ति को स्वल्प धन का मालिक बना देंगे और व्यक्ति को कई बार देर से ही धन मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा। और व्यक्ति जहां पे खर्च करना चाहिए कई बार वहां पे नहीं करता है और जहां नहीं करना चाहिए वहां कर देता है। ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल आपकी कुंडली के सवालों का उत्तर लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।